यहां दो बातें देखने में आई जो इन्होंने बोले कि बुद्ध जो थे वो क्या बोले आपने, बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो कम्युनिटी को बिलोंग करते थे वो क्षत्रिय कम्युनिटी थी। एक ब्राह्मण को अपने आप को बौद्ध बोलने में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जैसे उसको अंबेडकरवादी बोलने की बात आई तो उसका कलेजा हल गया। इसका मतलब साफ है कि इस देश में बाबा साहब के विचारों को अभी तक अपनाया नहीं गया। वो बोल तो रहे हैं बौद्ध, लेकिन अंबेडकरवाद से बड़ी घबराते हैं लोग। आदिवासियों में भी वही बात है कि आदिवासी भी अंबेडकरवाद से बहुत डरता है। ये एक डिप्लोमेटिक सोच अपने समाज में चल रही है कि मैं बौद्ध हूं। इन्होंने बताया आरएसएस का एक उपक्रम चल रहा है लोगों के बीच में कि आप अपने आप को बौद्ध बोलो। मैंने एक आरएसएस के बहुत बड़े व्यक्ति से सवाल किया कि आप ऐसा उपक्रम चला रहे हो कि अपने आप को बौद्ध बोलो, आप ऐसा उपक्रम क्यों नहीं चलाते कि अपने आप को अंबेडकरवादी बोलो? जिस विचारधारा ने, जिस तत्व ज्ञान ने आपके बदन पे कपड़े खड़े किए, जिस विचारधारा ने आपके पेट में रोटी लाई, जिस विचारधारा ने इस देश की प्रशासन, शासन और न्यायपालिका में आपको भागीदार बनाया, जिस विचारधारा ने आपको आदमी के जैसी पहचान दिलाई, उस विचारधारा का नाम है अंबेडकरवाद। मेरी नजर में बौद्धिज्म से भी बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, खास करके आदिवासियों के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको अंबेडकरवाद बोलते हैं। ये मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। एक रिक्शे वालों को नागपुर में हम लोगों ने पूछा, बहुत मेहनती था वो, हम लोग पॉम्पलेट बांट रहे थे महापरिनिर्वाण दिवस के, तो हमने उसको पूछा और मजाक में उससे पूछ लिया कि भैया बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है? एक रिक्शे वाले की बात कर रहा हूं मैं। उससे पूछा गया कि बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है, तो उसने हंसा और 2 मिनट सोचा और बोला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो मैंने बोला आप कैसी बात कर दी है कि दादा बोले हमको बाबा साहब नहीं होता तो बुद्ध नहीं दिखाई देता। बोले हमारे लिए तो सब कुछ बाबा साहब है, हमारी सोच बाबा साहब है, हमारी विचारधारा बाबा साहब है, हमारी पहचान बाबा साहब है, हमारी अस्मिता बाबा साहब है। तो ये देश में एक षड्यंत्र चल रहा है धर्म का। जब हमारा आदमी धार्मिक हो जाता है तो वो नागरिक बनता है, और जैसी वो धर्म की तरफ जाता है, संस्कृति की तरफ जाता है, तो वो मालिक बन जाता है। ये दोनों बातों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। विश्व में पहले आदमी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। नहीं तो विश्व के ऐसा कौन सा देश है जहां पर बौद्धिज्म में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन किया गया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहले आदमी है जिन्होंने बौद्ध धर्म में भी संशोधन किया, और केवल 22% ने अपने सामने रखी। ये जो संशोधन है ये सांस्कृतिक संशोधन है। एक धर्म को सांस्कृतिक संशोधित करके उसको संस्कृति के रूप में अपने सामने लाया। जो 22% ने थी वो केवल दलितों के लिए नहीं थी, वो केवल आदिवासियों के लिए नहीं थी, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए थी। वो जाति विशेष के खिलाफ में नहीं थी, वो एक विचारधारा के खिलाफ में थी। बाबा साहब ने 22% लेके सत्यशोधक समाज की पुनर्वृत्ति की। ये वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है जिन्होंने गोदावरी के आंदोलन में बोला था कि मैं जमीनी आंदोलन के लिए बिरसा मुंडा को अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं। यह तेलंगाना बेल्ट का वो आंदोलन था जिसने जबरन ज्योत आंदोलन के रूप में बाद में अपने सामने आया, दादा साहब गायकवाड़ और बाकी लोगों के रूप में जो उन्होंने चलाया। ये वही आंदोलन था जिसने जोता उसकी जमीन। उस वक्त आरक्षण की बात नहीं चल रही थी, उस वक्त जो जल जमीन जंगल की बात चल रही थी। हमारे लिए, आपके लिए एक सवाल खड़ा हो गया है। अभी भारत में 60% मजदूर हैं जो गड्ढे खोदने का काम करते हैं,
और 80% आदिवासी है जो गड्ढे खोदने का काम करते हैं। एक झाड़ू मारना, स्वीपर का काम करने को गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा बनाया गया, लेकिन जो मजदूरी करता है उसको सरकारी नौकरी का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में जो श्रमिक संगठन का कंसेप्ट सामने लाया था, वो कंसेप्ट को बाबा साहब अंबेडकर अप्लाई करना चाहते थे, यहां पर लागू करना चाहते थे। ये सवाल खड़ा हो गया आज कि गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल गई है। अब गड्ढे खोदने का भी काम आदिवासियों को, दलितों को मिलेगा नहीं। वो खाएंगे क्या, वो जिएंगे कैसे, वो किस दिशा में जाएंगे, ये सोचने वाला वर्ग नहीं है हमारे बारे में इस देश में। देश का प्रधानमंत्री रहे, देश की न्यायिक व्यवस्था रहे, देश का प्रशासन रहे, दलित आदिवासियों को लेकर उनके मन में उतना दर्द नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। जिस गढ़चिरौली में आप रह रहे हो, इसी गढ़चिरौली में एक तरफ प्रोग्रेसिव कहलाने वाले नक्सलवादी आंदोलन भी दिखाई देता है, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अंबेडकरवादी आंदोलन भी दिखाई देता है। लेकिन ये दोनों आंदोलन दिखाई देने के बावजूद सच्चाई यह है कि यहां पर मनुवादियों की सत्ता है। यहां जो राज कर रहे हैं वो आरएसएस के लोग राज कर रहे हैं। जब आदिवासियों को वनवासी बोल के आरएसएस का आदमी समझाता है तो यहां का दलित तकलीफ में नहीं आता, उसको गुस्सा नहीं आता, यहां के ओबीसी को गुस्सा नहीं आता है। लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएंगे, यहां का दलित, बहुजन और अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास आपके मूल की तरफ जाने के लिए, आपके सांस्कृतिक मूल की तरफ जाने का आखिरी प्रमाण है आदिवासी संस्कृति। हमने भूलना नहीं चाहिए, बुद्ध के गुरु का नाम भी अलार का नाम था। यह आदिवासी संस्कृति के साक्ष्यगण का व्यक्ति था। यह हमको याद रखना पड़ेगा। हमारा वंश एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारी सोच और समाज भी एक होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चाहते तो बुद्धिज्म को जैसा है वैसा अपना लिए रहते, वो 22 प्रतिज्ञा नाम की चीज नहीं लाते। बाबा साहब धर्म का सांस्कृतिकरण करना चाहते थे, वो संस्कृति की तरफ समाज को ले जाना चाहते थे। अब तो बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। अभी कुछ दिनों में इंटरनेशनल लेवल पे बात होने वाली है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान बन जाएगा 2026 में। वहां पे दलितों की क्या पहचान रहेगी, वहां यहाँ के बहुजनों की क्या पहचान रहेगी, यहाँ के आदिवासियों की क्या पहचान रहेगी, ये समझना पड़ेगा। देश आजाद होके 70 साल हो गए, आदिवासी को मालूम ही नहीं कि उनका डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से क्या नाता है। वो उस विचारधारा तक पहुंच ही नहीं पाए, समझने की बात तो बहुत दूर हो गई। आज जितना देश में आदिवासी बेल्ट है, वहां सब जगह नक्सलवाद दिखाई दे रहा है। कश्मीर से भी ज्यादा भयानक परिस्थिति है वहां पर। जिस गढ़चिरौली में आप रहते हो, उस गढ़चिरौली की परिस्थिति से तो आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। यहां का एक एक आदिवासी बच्चा जब पढ़ाई के लिए नागपुर में जाता है तो उसको पूछते हैं, अरे कहां से आया है तू? तो वो बोलता है मैं गढ़चिरौली से आया हूं। तो उसको किराए का घर नहीं देते, उसको घर नहीं मिलता, वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी मन की उसकी छवि ऐसी बना दी गई है कि वो नक्सलवादी है। अरे नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है, लेकिन आदिवासी नक्सलवादी नहीं हो सकता है। ये तो अपने समाज को ही एक प्रक्रिया में डाला जा रहा है। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, और आदिवासी या दलित ने कुछ किया तो नक्सलवादी। ये टैग लगाने की कोशिश की जा रही है। इसको समझने की जरूरत है। ये आपके बाल बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। आप इस व्यवस्था को समझे बगैर यहां लड़ाई नहीं लड़ सकते। यहां लड़ाई लड़ने के लिए आपको चौतरफा सोच रखनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अब ये गवर्नमेंट किसी पार्टी और किसी नेता से नहीं डरती है, सच्चाई है ये। इस देश में किसी अंबेडकरी पार्टी से और किसी अंबेडकरी नेता से ये गवर्नमेंट नहीं डरती है, लेकिन अंबेडकरी आंदोलन से और अंबेडकरी विचारों से डरती है, ये सच है। यानी इसका मतलब ये है पार्टी और नेता बेईमान हो गए, समाज बेईमान नहीं हुआ है। समाज का आम गरीब आदमी आज भी बाबा साहब पे उतना ही अटूट विश्वास करता है जितना वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं करता है। थूल है तो थूल कर दिया।
मेश्राम है तो मेश्राम कर दिया। तेंदुलकर का रिश्तेदार बनना चाहता है वो। उसके मन में एक ब्राह्मणवादी फीलिंग्स आ गई है। उसको ऐसा लगता है किसी बम्बन के साथ मैंने प्लेट में खाना खा लिया तो मेरी जात बदल गई है। अब जिन्होंने बाबा साहब की सोच के साथ में भेदभाव किया है वो तेरे साथ कैसे करेंगे? तेरे को कहां से छोड़ेंगे? तू कौन सी खेत की बोली है? तू यहां का राष्ट्रपति भी बन जाएगा तो तेरी औकात नौकर जैसी रहेंगी। ये देख रहे हो आप। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हम लोगों ने भंडारा से इलेक्शन हरवा दिया था। वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते। जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का साथ दिया वो आदिवासी लोग थे, बिरसा मुंडा के अनुयायी लोग थे। जिस व्यक्ति ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को आखिरी वोट दिया वो उसका नाम भी बिरसा। ये कारण ऐसा है कि वहां के आदिवासियों ने सुभाष चंद्र बोस के भाई जो कांग्रेस से लड़ रहे थे और बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से इलेक्शन लड़ रहे थे, आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत की और बाबा साहब पे विश्वास किया। क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि मैं बिरसा मुंडा को अपने जमीनी आंदोलन का गुरु मानता हूं। यह बात पे उनको विश्वास था कि बाबा साहब हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे और वही हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाने का उनको मौका मिला। वो संविधान बनाने पर हमारे हिस्से में आरक्षण आया, संरक्षण आया, एक जिंदगी आई। हम पहचानने लग गए। आदिवासियों के हिस्से में 5वीं अनुसूची आई, 6वीं अनुसूची आई। एक अलग पहचान के साथ हमको जीने का मौका मिला। लेकिन बाबा साहब के बाद में जिन लोगों के हाथ में यहां की व्यवस्था गई उन लोगों ने इस संविधान को तहस नहस करने की बात करने लग गए। आज भी आदिवासियों को 5वीं अनुसूची के अधिकार नहीं मिले। आज भी आदिवासियों की जगह दूसरे लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। आज भी दलितों की जमीन, आदिवासियों की जमीन औजारों और हथियारों की नोक पर छीनी जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में जाइए, क्या हाल है अपने लोगों के देख लीजिए आप। ये समय वैसा नहीं रहा। अब हमको एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि कहां कमी रह गई है। बाबा साहब ने तो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन दिया था, जो उलगुलान का आंदोलन था बिरसा मुंडा का। वही आंदोलन पूरी तरह से बाबा साहब ने हमारे सामने रखा और प्रैक्टिकल करके दिखाया। संवैधानिक भारत में हमको खड़ा किया बाबा साहब ने। लेकिन उसके पीछे हम लोगों की कहां गलती हुई कि हम चल नहीं पाए। इतनी बड़ी सोच रहने के बाद हम नहीं चल पाए। जिनके पास हेगड़ेवार की सोच थी वो देश को राज कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास विश्व के सबसे विद्वान आदमी की सोच थी वो देश पे क्या, आज अपनी जमीन पे भी राज करने लायक हम लोग नहीं रहे। ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। मैं पूरे बिरसा मुंडा ब्रिगेड की तरफ से जो लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। खुशी की बात है यहां पर आदिवासियों का आरक्षण है। खुशी की बात है यहां से आदिवासी सांसद चुन के जानता है। कभी देखेगा उसने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर पार्लियामेंट में एक आध क्वेश्चन रखा होगा? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये सोच उनकी सोच है, ये आंदोलन उनका आंदोलन है। ये सोच के बगैर हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। बिरसा मुंडा का आदर्श हो सकता है लेकिन आइडियोलॉजी तो बाबा साहब की लेनी पड़ेगी। हमको सोचना पड़ेगा कि कौन से रास्ते से जाना है हम लोगों। ये केवल आदिवासियों का प्रश्न नहीं है, ये दलितों का भी प्रश्न है। आदिवासियों के पास में 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन थी, जंगल में रहने का आर्ट है, वो जी लिए। अब तो हमारे भाई लोग शहर में रहते हैं। दलितों के पास तो जमीन नहीं है, सिर्फ घर है, बाकी कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी जिनकी कंपनियां हैं साहब, सबसे ज्यादा उच्च वर्णीयों की कंपनी है। आपका नाम देखते हैं तो नौकरी मिलती है। फिर कैसे नौकरी दोगे, कैसे बच्चों को संभालोगे, कैसे जिएगा वो जिंदा कैसे रहेगा? इस पर बात होनी चाहिए। हम उस भारत में रहते हैं जहां पर इस विश्व के सबसे गरीब आदमी का पता मिलता है, जो काला हांडी का आदिवासी है। वो 1 रुपये 15 पैसे रोज कमाता है। रोज 1 रुपये 15 पैसे कमाता है। 1 रुपये 15 पैसे में तो कैडबरी की चॉकलेट नहीं आती। जिंदा कैसे रहेगा वो? रोटी कहां से लाएगा? ये जो परिवर्तन है ये उस दिशा में होना चाहिए जो बाबा साहब की वास्तविक सोच है, काल्पनिक सोच नहीं। हम भी सोच रहे हैं, हम भी। मैं यहां पर किसी समय इंजीनियर था यार, मैं रिजाइन कर दिया जॉब। यही काम हम लोग पूरे देश भर में चलाते हैं।
अभी हम लोग 10-12 राज्यों में इस आंदोलन को लेके जाते हैं। अगर बाबा साहब का आंदोलन नहीं होता, वो प्रेरणा नहीं होती, तो हमारे में उतनी ताकत ही नहीं थी कि हम बढ़ सकते। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये एकता चलो की जो भूमिका है, ये दलितों के लिए की सेहत में अच्छी नहीं है, उनके लिए भी, और आदिवासियों के लिए भी अच्छी नहीं है। आज का स्टेटमेंट देखो, भागवत साहब ने बोला है वो अखंड भारत बनाएंगे। आप बौद्धमय भारत की बात कर रहे थे, प्रबुद्ध भारत की बात कर रहे थे। अबे देश का मालिक कौन? इस देश के जल जमीन जंगल का मालिक कौन? यहां का आदिवासी, यहां का दलित, यहां का बहुजन। उनसे पूछेगा ये देश किसका है? ये हिंदू भारत की बात नहीं, ये सिंधु भारत की बात कर रहा हूं मैं। ये वही सिंधु भारत है जहां बौद्ध संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं, जो आदिवासी संस्कृति है। ये हमको सोचना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है, ये सांस्कृतिक पहचान कहां से आई। यहां तो एक आदमी के पिताजी का नाम, उसके बाद उसका सरनेम लगता है। बुद्ध के आगे क्या लगा? गौतम बुद्ध, गौतमी उनको पालने वाली मां। ये मातृसत्तक पद्धति का ये परिचय है आपके सामने। सम्राट अशोक भी आखिरी समय जब उनके साथ में वो क्या थे, वो क्या नाम है उनका, जो षड्यंत्र करते थे, रणनीति, वो मनवादी, क्या नाम है, नहीं जी, चाणक्य और उनके जैसे लोग थे सम्राट अशोक के साथ में, तब वो अपने भाइयों को काटते चले गए। लेकिन कलिंगा में जब उनके सामने आदिवासी संस्कृति की महिला खड़ी हुई, तब उनको याद आया कि ये लोग कौन है, ये कौन सी संस्कृति है। वहां रुक गया सम्राट अशोक और वहीं से बौद्ध धर्म की घोषणा किया, वहीं स्वीकार किया। इस देश में आदिवासी संस्कृति के पास जाने के बाद ही आपको बौद्धिज्म के दर्शन होते हैं। ये सच्चाई है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका रिश्ता क्या है। आदिवासियों को सोचना पड़ेगा कि बौद्धिज्म से उनका क्या रिश्ता है। दलितों को सोचना पड़ेगा आदिवासी संस्कृति से उनका क्या रिश्ता है। हमको अपने सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करके नए समाज का निर्माण करने का जो आह्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से मिलता है, उस चीजों से हमने बेईमान नहीं होना चाहिए। सामाजिक समझदारी और सामाजिक ईमानदारी ही बहुत बड़ी चीज होती है। मैं बहुत सारे भाषण सुन रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे हमें राज्यकर्ती जमात बनना रहो। मैं ऐसा, अम्बेडकर मेरे दिमाग में नहीं है। मेरा अम्बेडकर बोलता है वे एक नेता बनाएगा तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कार्यकर्ता बनाएगा ऐसा समता सैनिक दल का तो जिंदगी भर काम देगा। परमानेंट मशीन पे काम करना है या टेम्पररी मशीन पे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके ये लोग मंत्री तो बन गए, विधायक तो बन गए, लेकिन उसकी सोच का क्या हुआ? संविधान कोई बड़ी चीज नहीं है, संविधान नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन दिमाग में अम्बेडकरवाद होना चाहिए। आपके पेट में रोटी नहीं रही तो चलेगा, लेकिन आपके दिमाग में बाबा साहब की सोच रहेगी तो जिंदा रह पाओगे इस देश में, नहीं तो कोई पर्याय नहीं है। कोई पर्याय नहीं है। संविधान रहने के बाद भी संविधान नहीं है, ऐसी स्थिति बना दी गई है। ऐसे वक्त संविधान के साथ साथ आपको पहली चीज सोचना पड़ेगा कि यह संविधान कौन सी विचारों की देन है, तो उस विचारों की तरफ चलो जिसको बोलते हैं मदर आइडियोलॉजी। ये संविधान की मदर आइडियोलॉजी यानी अम्बेडकरवाद है। ये मदर आइडियोलॉजी को लेके चलेंगे तब जाके समाज का कुछ होगा, नहीं तो ऐसे कई विधायक, कई मंत्री, संतरी, जंत्री आते रहेंगे आपके बीच में, कुछ नहीं होगा। आपके समाज को अगर कोई चीज बचा सकती है तो बाबा साहब की सोच, हमारे शहीदों की सोच, जिन्होंने समाज के लिए कुछ दिया है, जिन्होंने समाज से कुछ लिया है। ऐसे आदमी की तरफ मत जाइए आप, देने वाले की तरफ जाइए, लेने वाले की तरफ मत जाइए। ये तो उपभोक्ता है। जो निर्माण करने वाले लोग हैं उनकी प्रेरणा लेके ही समाज में कुछ हो सकता है। मैं आपका ज्यादा समय ले लिया, माफ करना। मैं राठी पिटने और उनके तमाम साथी जिन्होंने मेरे को आमंत्रित किया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जब ये भाषण कर रहे थे तो कोई सुन नहीं रहा था। ये बच्चे खेल रहे थे, वो इधर जा रहा, वो उधर जा रहा, एक एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो गए थे। वो इतने जोश से वो नागपुर से आए। हमारे आदिवासियों में तो मिलते ही नहीं ऐसे।
लेकिन हमने कभी फर्क नहीं समझा। मैं इनको जरूर ले जाऊंगा आदिवासी समाज में कि भैया चलो मेरे साथ। मैं बाला साहब को भी लेके घूमता था जंगल जंगल, बहुत जगह घूमा, मैं पूरा देश घुमाया उनको। लेकिन मेरी आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है कि जब कभी ऐसी मीटिंग का आप लोग आयोजन करते हैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना, बच्चों को नहीं आने देना। सब लोग बैठकर, यह वैचारिक बैठक है, इतने अच्छी बात कर रहे, वो इतनी अच्छी बातें रख रहे, उतना अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। बताने वाला और सुनने वाला, तो सोचने और समझने की प्रक्रिया जन्म लेती है, वहां से चिंतन शुरू होता है। हम लोगों को बाबा साहब की जयंती का उत्सव मनाने के बजाय बाबा साहब के विचारों का जो इन्होंने खंडन किया है, उसको विभक्तिकरण कर रहे हैं, उसका जो डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं लोग, उससे हमको बचना होगा। उसको कैसे बचाएंगे अम्बेडकरवाद को, उस तरफ देखना है। अम्बेडकर की जयंती मनाने का प्रश्न हमारे सामने पहला नहीं है, बाबा साहब की सोच को बचाने का सवाल हमारे सामने पहला है। उस दिशा में काम करना है। सुभाष चंद्र बोस ने वो आजाद हिंदू सेना की स्थापना की थी, फौज की। उसी काल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल का निर्माण किया था। वो एक अलग सेना बनाने चाहते थे, बाबा साहब सामाजिक सेना की बात कर रहे थे, क्योंकि बाबा साहब आजादी की लड़ाई में भी अपनी समाज का बाजू छोड़े नहीं। अगर वो छोड़ देते तो हमारे हिस्से में संविधान भी नहीं आता, आजादी रहती लेकिन बिगैर संविधान की। फिर वो मनुवादी तरीका अपना लेते हैं लोग। इतना सब कुछ होने के बाद भी तो आज वही चल रहा है देश में। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोग पढ़े लिखे समझदार है, बाबा साहब के सोच का आप लोगों पे प्रभाव है, आप आदिवासी समाज में भी जाकर इन सब चीजों को समझाएं। आपके रहते हुए बाकी लोग यहां पर कैसे सक्सेस होते हैं आदिवासियों के बीच में? अम्बेडकरी जनता के रहते हुए, उसके भाई के रहते हुए दुश्मन उसका दोस्त कैसे बन जाता है? और अपने ही भाई अब तो दुश्मन की सेना के सेनापति बन गए भाई। इस क्षेत्र में सबका विकास होता है। मैं एक सवाल आपके बीच में डाल के जा रहा हूं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं, उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मेरे सामने सवाल है कि जब बाबा हम थे ना उधर से यहां गढ़चिरौली में आए थे, तब उनके पास में 3 एकड़ जमीन थी। उन्होंने काम शुरू किया, इस गढ़चिरौली में भामरागढ़ की जमीन पर उनका विकास हुआ, उनके बच्चे खड़े हुए, उनको मेगासेस अवार्ड मिला, उनको बाकी सब अवार्ड मिले, देश के सबसे सम्मानित आदमी रहे वो, और उनका विकास हुआ। वैसे जितने उच्च वर्णीय लोग आए बाहर से, वो आदिवासी क्षेत्र में उनका सबका विकास हुआ। मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि मैं आदिवासी हूं, कि इस क्षेत्र में उनका विकास हो सकता है, आदिवासी का क्यों नहीं हुआ? ये मैं सोच रहा हूं। बाबा आमटे का, प्रकाश आमटे का विकास हो सकता है, वहीं के आदिवासी का विकास नहीं हो सकता। ये सोच हमारे लिए होमवर्क है। व्यवस्था तो यही है, संविधान भी वही है, एरिया भी वही है। यहां के बहुसंख्यक लोगों का विकास नहीं हो सकता, और एक व्यक्ति, एक अल्पसंख्यक व्यक्ति का विकास हो सकता है। यह सोच की बात है, समझने वाली बात है। आलापल्ली में, कसनसूर में, एटापल्ली में सावरकर की विचारधारा पहुंच सकती है, अंबेडकर की क्यों नहीं पहुंची? क्या कमी रह गई है? क्या प्रॉब्लम है? कहां फेल हो गए हम? वहां पे तुकाराम महाराज की भी विचार नहीं पहुंच पाए, तुकडू महाराज की भी विचार नहीं पहुंच पाए, संभाजी महाराज की भी विचार नहीं पहुंच पाए, और आदिवासी अकेला खड़ा है बेचारा, उसके हाथ में जो भी डंडा दे दे रहे वो पकड़ ले रहा, कोई आ रहा बंदूक थमा रहा, कोई आ रहा झंडा थमा रहा, चल रहा है वो। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई है? इस परिस्थिति पर भी विचार किया जाए, क्योंकि वही है, अगर आदिवासी आपके साथ में है तो अंबेडकरवादी सत्ता, आदिवासी उधर गए तो सावरकरवादी सत्ता। ये दोनों बात है। वो तो दुश्मन रहने के बाद दोस्त दिखाई दे रहे हैं, आप तो भाई रहने के बाद दोस्त नहीं बन पाए। कहीं तो भी कोई कमी हो गई है, गलतियां इधर से भी होगी, उधर से भी होगी। बाबा साहब को बदनाम करने का एक षड्यंत्र हुआ साहब। 1993 में यूनाइटेड नेशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो
रिप्रेजेंटेशन गया, उसमें लिखा गया है कि आदिवासी भारत में आदिवासी रहते नहीं है, संविधान में आदिवासियों का उल्लेख नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के जितने आदिवासी थे बाबा साहब के विचारों से दूर होने लग गए। लेकिन वास्तविकता यह थी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जयपाल मुंडा को बोला कि मैं उन्हीं लोगों को अनुसूचित जनजाति का आदमी बोल रहा हूं जो इस देश के आदिवासी हैं। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, बावजूद उसके इस देश की सत्ता के लोग आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी का दर्जा नहीं दे रहे, क्योंकि उनको मालूम है जिस दिन यहां का मूल निवासी आदिवासी हो जाएगा, इनके जो वंशज है, दलित है, ओबीसी है, ये भी मूल निवासी की मांग खड़ी कर लेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने नए अधिकारों को स्थापित कर देंगे। ये सोच, ये षड्यंत्र हमको समझना पड़ेगा। एक नए सिरे से हमको समाज का निर्माण करने की तरफ जाना पड़ेगा। साथियों, बाबा साहब नहीं है, लेकिन उनकी सोच है। आदमी की उम्र उसकी सोच से गिनी जाती है, उसकी उम्र से नहीं। बाबा साहब फिजिकल एग्जिस्टेंस को मानते नहीं थे। बाबा साहब तो बौद्ध धर्म लेने के पहले आदि धर्म पे भी बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में उसका डिस्कशन किए उन्होंने, नेपाल में उसका डिस्कशन किए। आदि धर्म यानी आदिवासी संस्कृति के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बाबा साहब के पास उतना मटेरियल नहीं था, उनके पास टीम वर्क नहीं थी, अकेले थे बाबा साहब, अकेले लड़ रहे थे। आज के दिन मैंने आपका समय लिया, लेकिन मैंने अपनी मन की बात आपके सामने रखा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये मेरे लोग हैं। मैं इनके सामने रहूंगा तो समझ जाएंगे, दूसरे के सामने रहूंगा तो गुलाम समझेगा, आपके सामने रहूंगा तो भाई समझ लोगे आप। मैं बाबा साहब को, तमाम जितने लोग हैं हमारे महान विभूतियाँ, उन लोगों की प्रेरणा और उनके चरणों में, उनके विचारों के सामने आदरांजलि पेश करता हूँ। लेकिन आपको एक बात बोल के जा रहा हूँ, जब तक के सामाजिक विचारधारा, सामाजिक मिशन, सामाजिक संघर्ष और सामाजिक लक्ष्य और उद्देश्य की तरफ हम लोग बढ़ेंगे नहीं, तब तक के इस देश में प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत की बात करना भी कल्पना है, क्योंकि ये सब कुछ समाज शास्त्र है, इससे सोशलॉजी, इसमें एंथ्रोपोलॉजी भी आ गई, कल्चरल सोशलॉजी भी आ गई, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी आ गई। और आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, पूरे देश के लोगों की नज़र गढ़चिरौली पे पड़ती है। गढ़चिरौली सबसे फेमस क्षेत्र है, वो चाहे किसी भी बात के लिए है, लेकिन ये बात सही होनी चाहिए कि गढ़चिरौली से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरे देश के लोगों को दिशा निर्देश कर सकता है, एक संदेश दे सकता है। ये बात हमको पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि गढ़चिरौली में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक आदिवासी, दलित और कुछ बहुजन, यही इस देश की अम्बेडकराइट विचारों की दिशा को चेंज कर सकते हैं। शहरी आदमी अम्बेडकरवादी नहीं है, वो अम्बेडकरीवादी नहीं है, वो अम्बेडकरवादी हो भी नहीं सकता। जो शहरी आदमी है साहब, जो नीला झंडा दिखाता है, जो जाता है 5,000 रुपये देता है और बोलता मला कार्यक्रमाचे अध्यक्ष करून घे जा, ऐसे भी लोग हैं दीक्षा भूमि में 500 के, 2,000, 5,000 के, यहाँ तक के 50,000 के भी चेक जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग नहीं है अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी वो है जो बेचारे साल भर मेहनत करते हैं, एक हंडा लेते हैं, उसमें 2 रुपये 5 रुपये डालते रहते हैं, और जब दीक्षा भूमि का समय आता है तो वो हंडे को फोड़ते हैं और पूरे परिवार के साथ वहाँ पर बाबा साहब के जगह पर जाके बात करते हैं। वो अम्बेडकरवादी जो एक घर रहता है किसी जंगल में, वहां पर भी बाबा साहब का झंडा रहता है, उसकी फोटो रखती है। कल एक वीडियो वायरल हुआ, यही आलापल्ली का वीडियो वायरल हुआ, वहां पर एक ही घर दलित का, और वो भाई ने, 2 आदिवासी भाई, दोनों के बदन पे कपड़े नहीं, उन्होंने बाबा साहब का एक फोटो लगाए और वहाँ पे एक झंडा लगाए, और वो बेचारे, वो कुछ नहीं मिला तो वो जो बागड़ की ये होती है उसी का माला बना के उसको ये कर दिए। और किसी पत्रकार ने देखा या कोई लड़के ने वहाँ के उसका क्लिप लिया और पूरे इसमें वायरल हो गया। रियल अम्बेडकरवादी। कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा जंक्शन लो, बहुत बड़ा ये करो, फंक्शन करो, पैसा रखो, पैसा खर्चा करो, बहुत अच्छी जयंती की है, डीजी लगाए, ये सब फालतू की ढोकतलेबाजी नहीं होना। अम्बेडकरवाद ये नहीं है कि यहाँ से शुरू होता है अम्बेडकरवाद, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से ख़त्म होता है। सोच यहाँ रहती है और कितना चल सकते हो, कितना सफ़र कर सकते हो, यह है अम्बेडकरवाद की दिशा और दशा। इस तरफ देखना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है, मैं अध्यक्ष आओ, मैं सचिव आओ, मैं फलाना ये आओ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आओ, तो क्या करना? अचार डालेंगे क्या?
तो अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रहना उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? अपने घर पे अपनी गाड़ी के ऊपर पार्टी लगाते हैं। वे पार्टी यहां अंदर में, बाबा साहब की जगह अंदर में है, तेरी गाड़ी पे नहीं है। तो ये बोगस अंबेडकरवादियों से भी हमको सख्त खतरा है। और इधर कम है, हमारे पास बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ सफेद कपड़े की बीमारी ज्यादा है, ये पार्टी वाली बीमारी ज्यादा है, और बहुत सारी बीमारी है, मैं नहीं बताता। किसी दिन फुर्सत से बैठेंगे। आप लोगों ने मेरे को सुना, मैं अध्यक्ष हमारे दादा, मैं उनके एक समय मैं यहाँ था, उनके नेतृत्व में मैं आया, उनसे परिचय हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पुराने लोग दिखे, कुछ लोग नए लोग दिखे। एक हमारा शिविर है, मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को सुना, कहीं कुछ गलत बोल दिया होगा तो अपना बच्चा अपना भाई समझ के माफ़ कर दें। लेकिन मैंने जो बोला हूँ वही बोला हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, जिस एंगल से हम काम कर रहे हैं, जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, हम पूरी ईमानदारी से बताते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों को लेकर, महात्मा फुले के विचारों को लेकर, संभाजी महाराज के विचारों को लेकर और महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा के विचारों को लेकर इस देश में काम कर रहे हैं। हमसे जितना बन रहा है उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आप करो ना करो, लेकिन एक बात याद रखिए, एक दिन जरूर आएगा इस देश का आदिवासी आदमी अम्बेडकरवादी आंदोलन का नेतृत्व करेगा। ये सोच रख के हम लोग काम कर रहे हैं। जय भीम, जय बिरसा। Let's go!